हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जिन टॉपिक्स को डिस्कस किया उनको ब्रीफली रिवाइज करते हुए आगे का डिस्कशन हम आज करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, इसमें हमने प्रियम्बल, प्रस्तावना, उद्देशिका के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में इसका पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में डिस्कस किया। सेकेंड पार्ट में आर्टिकल 5 to 11 में सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में डिस्कस किया और सिटीजनशिप 7th शेड्यूल का यूनियन लिस्ट का 17th नंबर का एंट्री है। थर्ड पार्ट में आर्टिकल 12 to 35 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ पार्ट में 36 से 51 में डीपीएसपी राज्य नीति के निदेशक तत्वों के बारे में हमने डिस्कस किया और पार्ट 4A में आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके बारे में हमने डिस्कस किया, मौलिक कर्तव्य। ये मैंने आपको पहले भी कहा, अभी फिर इस बात को कह रहा हूं। पार्ट 1 से लेके पार्ट 4A तक का एक पेयर अपने को बना के रखना है, याद करने के लिए ये इजी रहेगा, लर्न करने के लिए। सेकंड जो एक पेयर जैसा हमने बनाया पार्ट 5 से लेके पार्ट 8, तो पार्ट 5 आर्टिकल 52 से 151 द यूनियन, संघ, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। सिक्स्थ पार्ट में 152 से 237 द स्टेट, राज्य के बारे में हमने डिस्कस किया। सेवंथ पार्ट जिसमें आर्टिकल हुआ करता था 238 7th अमेंडमेंट से, देखो 7th पार्ट 7th अमेंडमेंट से 1956 में रिपील हो चुका है। 8th पार्ट, इसमें बी कैटेगरी स्टेट हुआ करते थे, हाँ 7th पार्ट 7th अमेंडमेंट से रिपील हो चुका है, ऐसे याद कर लो 1956 में, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं। 8th पार्ट में 239 से 242 यूनियन टेरिटरी, संघ, राज्य क्षेत्र, तो इनका एक पेयर बना के रखना है। एक पेयर तो हमारा ये पार्ट 1 से लेकर 4A तक, यानी आर्टिकल 1 से 51A तक का एक पार्ट हो गया। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो आर्टिकल 52 से लेके 242, यानी पार्ट 5 से लेके पार्ट 8, जहां तक का डिस्कशन लास्ट क्लास में हम कर चुके। हमने कल के जो लास्ट हमारा डिस्कशन था उसमें यह भी डिस्कस किया था कि आर्टिकल 239A रिगार्डिंग पुडुचेरी एंड J&K, आर्टिकल 239AA दिल्ली से रिलेटेड है, ये हमने सारा अभी तक डिस्कशन किया है। इसका बहुत ब्रीफली मैं रिवाइज कर दूं। ये पार्ट 1 है आर्टिकल 1 से 4 जो हमने डिस्कस किया। ये सेकंड पार्ट आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप के बारे में। ये थर्ड पार्ट आर्टिकल 12 to 35 में हमने डिस्कस किया। आर्टिकल 12 जो स्टेट को डिफाइन करता है। 13 लॉ इनकंसिस्टेंस विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों से असंगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। उसके बाद में फंडामेंटल राइट का फर्स्ट राइट है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, ये इनके केसेस हमने डिस्कस किए। आर्टिकल 15 क्लोज 1 to 6, आर्टिकल 15 के केसेस। आर्टिकल 15 16 की एक कंपैरिजन टेबल, 15 एडमिशन से रिलेटेड है, 16 एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, इनकी हमने कंपैरिजन टेबल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सारा यहाँ पे एक एक करके हमने डिस्कस किया। इसके बाद में इसके केसेस हमने डिस्कस किए। आर्टिकल 17 18 और इससे रिलेटेड केस लॉ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 1976 में इनमें अमेंडमेंट हुआ, ये डिस्कस किया। सेकंड राइट फंडामेंटल राइट में है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22, ये हमने डिस्कस किए। इसके बाद में थर्ड राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 24। फोर्थ राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 26 27 28। और फिफ्थ राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 और 30 आर्टिकल। और सिक्स्थ राइट है फंडामेंटल राइट का कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32 to 35, और ये 5 रिट्स हैं, ये ध्यान रखना। अभी AIB का जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया क्या 6 रिट होती हैं क्या, तो 6 नहीं होती हैं, 5 रिट्स होती हैं 32 में और 226 आर्टिकल में, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में फोर्थ पार्ट में आर्टिकल 36 से 51 में हमने एक एक क्लोज वाइज इसको डिस्कस किया। फिर पार्ट 4A, उसके बाद में पार्ट 5 द यूनियन, इसमें हमने यहाँ पर सबसे पहले 52 से 62 में ये डिस्कस किया हमने प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजन। 63 से 69 में वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजन हमने डिस्कस किए। फिर ये 70 से लेके और 73 तक प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजन। 74 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 76 अटॉर्नी जनरल, 77 78 कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। उसके बाद में यहाँ पे हमने इनका एक कंपैरिजन टेबल डिस्कस किया था, ये 79 से लगाकर। तो ये पार्लियामेंट
पार्लियामेंट में फिर राज्यसभा लोकसभा के ऑफिसर्स, ये पूरा कंप्लीट टेबल, ये बजट फाइनेंशियल प्रोविजन क्या होंगे, ये 112 से 113 बजट कैसे पेश किया जाएगा, 112 से 117 तक ये पूरा कंप्लीट हमने डिस्कशन किया। उसके बाद में इसका 124 से 147 में हमने सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन डिस्कस किया, और 148 से लेकर 151 इसमें पार्ट 5 का चैप्टर 5 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसके बारे में डिस्कस किया। इससे रिलेटेड शेड्यूल सेकंड में भी पार्ट ई में इनकी सैलरी और इनका बता रखा है। तो यहाँ यानी 151 तक हमारा 5th पार्ट कंप्लीट हुआ, और 5th और 6th की हमने एक कंपैरिजन टेबल डिस्कस की है। ये टेबल आपको पिछले डिस्कशन में आपके साथ शेयर की थी हमने, ये वाली, ये कंप्लीट टेबल है, इसकी कंपैरिजन टेबल है कंप्लीट। ये पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, और ये सारा डिस्कशन करके आपको प्रीवियस वीडियो देखेंगे, कंपैरिजन टेबल आपको कंप्लीट उस पे अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद में हमने कल की क्लास में यानी लास्ट का हमारा जो डिस्कशन था उसमें 8th पार्ट यानी पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 1 to 4, सेकंड पार्ट सिटीजनशिप का आर्टिकल 5 to 11, थर्ड पार्ट आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स का, फोर्थ पार्ट 36 से लेके 51, पार्ट 4A आर्टिकल 51A क्लोज A to K, आर्टिकल 51A क्लोज A to K, ये हमने डिस्कस किया फंडामेंटल ड्यूटीज में, ये एक पेयर हो गया। उसके बाद में आर्टिकल 52 से 151 में पार्ट 5 द यूनियन यानी संघ के बारे में डिस्कस किया। 152 से लेकर के 237 में हमारा 6th पार्ट हमने डिस्कस किया। 238 में 7th पार्ट हुआ करता था बी कैटेगरी स्टेट, वो हट गया, और 8th पार्ट हमारा है वो 239 से 242, ये हमारे कल के डिस्कशन में यहां तक हमने पूरा कर लिया था। आज हम 243 आर्टिकल और इससे आगे का डिस्कशन करेंगे। ये यहां पे देखिए आप, ये अब जैसे हमने यहां पर इन पार्ट्स के बारे में ये डिस्कस किया था, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली लर्न करने का तरीका है कि इसके इंडेक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो आप। अगर आपने ये इंडेक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो फिर आपके आर्टिकल वाइज भी ये प्रिपेयर होता जाएगा। तो ये एक पेयर मैंने आपको कहा था पार्ट 1 से पार्ट 4A बना लो, ये एक जैसा पेयर हो जाएगा। इसमें हमारा यूनियन आ गया, सिटीजनशिप आ गया, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारा आ गया। उसके बाद में हमारा पार्ट 5 से 8 का एक पेयर बना लो, ऐसा मैंने आपको कहा था। इसमें हमारा यूनियन आ गया, स्टेट आ गया और यूनियन टेरिटरीज आ गया, ये सारा आ गया। इसके बाद में अब हमारा पार्ट 8 तक यहां हो गया कंप्लीट डिस्कशन। उसके बाद में पार्ट 9 यहां से हमारा डिस्कशन स्टार्ट होता है, पार्ट 9 से। इसको भी जैसे ये इंडेक्स है सेम ऐसा ही ये इंडेक्स भी देखिए, ऐसे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के आप अच्छे से इंडेक्स बना लो। उनको पहले पार्ट वाइज लर्न कर लो, फिर चैप्टर वाइज लर्न कर लो, एंड आफ्टर दैट आर्टिकल वाइज, क्लोज, सब क्लोज, ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, केस लॉज, ये सारा इसको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे हमने अभी पेयर बनाया था इनका, यहां देखिए अभी हमने इनका पेयर बनाया था, मैंने आपको बताया, ये हमेशा ध्यान में रखें। पार्ट 1 से पार्ट 4A का एक पेयर हमने बनाया, याद रखने के लिए ये इजी ट्रिक है जिससे आपको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। सेकंड पेयर हमने बनाया पार्ट 5 से लेके पार्ट 8 का, और थर्ड पेयर अभी हम बना रहे हैं पार्ट 9A और पार्ट 9B का। ये इनका, ये देखिए इधर ध्यान से, पार्ट 9 आर्टिकल 243 से 243O पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन है, इससे रिलेटेड आर्टिकल 40 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का गठन। इससे रिलेटेड शेड्यूल 9th शेड्यूल 11th शेड्यूल है, 9th नहीं 11th शेड्यूल है, जो 1992 में 73rd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया, जिसको 24 अप्रैल 1993 से एनफोर्समेंट में ला दिया गया। इसलिए हर 24 अप्रैल एवरी 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद में पार्ट 9A है 243P से ZG, देवर जी की तरह ZG ऐसे याद कर लो। 243P से यानी 243P ZG to P,
तो 243P से ZG, हाँ जनरेशन जेड, तो चलो ZN आप कैसे भी याद कर लो। इसमें आएगा म्यूनिसिपैलिटीज। ये 74th अमेंडमेंट किया गया 1992 में, जिसको 1 जून 1993 से एनफोर्समेंट में ला दिया। इससे रिलेटेड शेड्यूल 12 है। और 9B पार्ट है 243 ZH से लेके ZT कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इससे रिलेटेड ये प्रोविजन 97th अमेंडमेंट से 2011 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो और प्रोविजन है वो आर्टिकल 19(1) के सी में किया गया। होम एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, होम एसोसिएशन यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल 19(1) सी में। 43B में किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें यहाँ पे तो DPSP में हो गया, 43B में यहाँ फंडामेंटल राइट्स में हो गया। और ये 9B में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया 97th अमेंडमेंट में। जबकि ये हमारा 7th शेड्यूल का स्टेट लिस्ट का 32 नंबर की एंट्री है। इस कारण से यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह के केस से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया कि भैया इसको बनाने का पावर ही नहीं है आपको पार्लियामेंट को, ये तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसलिए इसको 97th अमेंडमेंट के द्वारा जो ये आर्टिकल 19(1)C, 43B और ये पार्ट 9B 243 ZH से ZT कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो प्रोविजन किया गया था इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो चल रहा है वो अभी भी एज सच चल रहा है। अब इसको क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया पहले ये समझ लो, उसके बाद में हम पार्ट 9A और पार्ट 9B इनकी एक कंपैरिजन टेबल जैसा बना के डिस्कस करेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। जैसे हमने पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आर्टिकल 15-16 की कंपैरिजन टेबल बनाई। दूसरा हमने पूरा पार्ट 5 और पार्ट 6 की एक कंपैरिजन टेबल या लिंकिंग मेथड या सेम प्रोविजन जैसे थे उनके बारे में एक टेबल बना के डिस्कस किया। ऐसे ही हम पार्ट 9A और पार्ट 9B इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ध्यान से इसको। तो ये क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लो आप, क्योंकि मैंने अभी आपको ये तो बता दिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी 7th शेड्यूल का स्टेट लिस्ट का 32 नंबर एंट्री है, तो उस पे ऑब्वियसली स्टेट ही लॉ बना सकता है। तो अभी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे सेंटर लॉ बनाएगा तो कहां बनाएगा इसके बारे में और इसके एक्सेप्शन क्या है ये मैं आपको कुछ प्रोविजन यहां बता देता हूं। ये देखिए, ये हमारा पार्ट 9 शेड्यूल 7 जो अभी मैंने आपको बताया वही यहां पे मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूं। अब 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट इसमें 97 सब्जेक्ट है जिसपे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट इसमें 66 सब्जेक्ट है जिसपे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट इसमें 47 सब्जेक्ट है जिसपे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इस स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इस पे सेंटर ने लॉ कैसे बना दिया, इसको राजेंद्र शाह ने चैलेंज किया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। पहले गुजरात हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया एंड आफ्टर दैट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह के केस में 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। सिर्फ ये 4 सिचुएशन है जिनमें स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे सेंटर लॉ बना सकता है। 249, 250, 252 और 253 इन सिचुएशन में ही स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर सेंटर लॉ बना सकता है। एक बार ये जो चारों प्रोविजन है या इसका जो जनरल एक्सेप्शन दिया हुआ है वो क्या क्या है वो देख लो। मैंने अभी आपको कहा आर्टिकल 249, तो जो मैं आपको साथ का साथ बता रहा हूं वो देखते चलो। 249 में दिया हुआ है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रेस्पेक्ट टू ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। ये हो गया 249। 250 में है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रेस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इफ ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज एन ऑपरेशन। यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। तो ना यहाँ पर 249 का कोई नेशनल इंटरेस्ट का है ना कोई नेशनल इमरजेंसी है, यानी किसी प्रकार की इमरजेंसी की सिचुएशन भी नहीं है।
और 252, इसमें 251 आर्टिकल भी आ जाएगा जो 249 और 250 दोनों की बात करता है। और 251 के बाद में 252 में है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट बाय कंसेंट एंड एडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट। 2 या अधिक राज्यों के द्वारा उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि को किसी अन्य राज्य के द्वारा अंगीकार किया जाना। और 253, यह भी अभी AIB के एग्जाम में पूछा गया। 253 लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। तो ऐसी इन चारों वाली सिचुएशन नहीं थी जब कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, जबकि पार्लियामेंट को पावर ही नहीं था। इसी आधार पे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब आइए, ये पार्ट 9A और पार्ट 9B यानी पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इन तीनों को एक बार थोड़ा ब्रीफली देखते हुए हम इनका डिस्कशन आगे करते हैं। एक तो ये 2-3 चीजें इनकी जो बेसिक है, कॉमन है, वो ये ध्यान रखना है। अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। पार्ट 9 में 243 से 243 ओ पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन है। पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन आर्टिकल 40 में भी है। और शेड्यूल 11 जो 73rd अमेंडमेंट से 1992 में जोड़ा गया, जिसको 24 अप्रैल 1993 को एनफोर्समेंट में लाया गया। इसी वजह से हम हर 24 अप्रैल को पंचायती राज डे, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। एक तो ये बेसिक मोटा मोटी बातें ध्यान में रखें। 9A पार्ट 243P से ZG में म्युनिसिपैलिटी 74th अमेंडमेंट से 1992 में आया और 1 जून 1993 से एनफोर्समेंट में आ गया। इससे रिलेटेड शेड्यूल है शेड्यूल 12। इसके बाद में पार्ट 9B 243Z से ZT इसमें ऐड किया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज 97 अमेंडमेंट से 2011 में एक तो पार्ट 9B जोड़ा गया 243Z से ZT, दूसरा 43B यानी DPSP में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। और फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19(1)C में फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये यहां पर 19(1) के C में भी ऐड किया गया, जिसको 7th शेड्यूल का स्टेट लिस्ट का 32 नंबर एंट्री होने के कारण यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह के केस से 2022 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एज सच एग्जिस्ट करता है, ये ध्यान रखना। अब हम इनके मोटा मोटी प्रोविजंस को देखते हुए फिर एक कंपैरिजन टेबल डिस्कस करते हैं। पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन जो अभी मैंने बताई वही बात है, यहाँ टेबल की फॉर्म में बना दी हमने। पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन आर्टिकल 40 में है, पार्ट 9 243 से 243O में है। और ये देखिए यहां पर भी यही है 243 से 243O, वो की वही बातें सारी। और शेड्यूल 11 शेड्यूल है 73rd अमेंडमेंट से 1992 में आया विद इफेक्ट फ्रॉम 24 अप्रैल 1993। और एवरी 24 अप्रैल इज पंचायत राज दिवस या पंचायत डे के रूप में हम मनाते हैं। ये हमारी पंचायतों का स्ट्रक्चर है। नीचे के लेवल पे वार्ड पंच, उसके बाद में ग्राम स्तर पे ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत जहां पे सरपंच, तहसील स्तर पे पंचायत समिति प्रधान जहां पे होता है, और जिला परिषद स्तर पे जिला प्रमुख। ये 3 टियर ग्रासरूट डेमोक्रेसी का हमने कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया है। इसके अलावा राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मताधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है, ना कि फंडामेंटल राइट है। अंडर आर्टिकल 326 पहले वोटिंग की एज 21 ईयर हुआ करती थी, अब 18 प्लस है। ये किसमें किया गया? 61st अमेंडमेंट से 1988 में किया गया, जिसको 1989 से इफेक्ट में ला दिया अंडर आर्टिकल 326 में कि वोटिंग की एज हमारी 18 साल है, 21 से घटा के 18 कर दी। ये इसके अलावा ये स्टेट की डेफिनेशन है कि स्टेट में क्या क्या आता है। तो लोकल अथॉरिटी में हमारी पंचायत भी आती है, इसलिए मैंने यहां पे बताया। स्टेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, जो आर्टिकल 12 की कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट का पहला आर्टिकल 12 है, जहां स्टेट को डिफाइन किया गया। स्टेट मींस हमारे यहां पूरे डिस्कशन में यही होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर,
लोकल अथॉरिटी जिसमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी आते हैं, और अदर अथॉरिटी जिसमें यूनिवर्सिटी, सीड कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन, गेल, भेल, सेल, पावर ग्रिड, ये सारे आ जाते हैं। यानी राज्य की परिभाषा में भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं राज्य का विधानमंडल, स्थानीय अधिकरण जिसमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी आती है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये सारी। अदर अथॉरिटी अन्य प्राधिकारी में या अन्य अधिकरण में यूनिवर्सिटी, सीड कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन, गेल, भेल, सेल, पावर ग्रिड, ये सारे आ जाते हैं। ये स्टेट की डेफिनेशन है। इसके बाद में आर्टिकल 13 क्लोज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है, 13 क्लोज 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करता है, जिसको जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं, और 13 का क्लोज 3 का सब क्लोज ए लॉ विधि की बात करता है। लॉ यानी ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, ऑर्डर, आदेश, बाईलो, उपविधि, रूल, नियम, रेगुलेशन, विनियम, नोटिफिकेशन, अधिसूचना, कस्टम, रूढ़ी और यूसेज प्रथा। इसको विधि क्या है इसके बारे में है। और पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ऐसा आर्टिकल 394 में कहा गया है, ये ध्यान में रहे। और 394 में वो 16 आर्टिकल भी दिए हुए हैं जो इमीडिएट इफेक्ट से 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। इसके बाद में ये पंचायत से रिलेटेड कुछ कमिटियां हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट कमिटीज हैं, जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव कमेटी, एल.एम. सिंघवी कमेटी। ऐसे ही पंचायती राज की का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में किया था। ये भी एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, हमारे ध्यान में रहे। और 11 शेड्यूल से ये 1992 में 73rd अमेंडमेंट से जो पार्ट 9A जोड़ा गया, इसके बाद से ये इफेक्ट में आ गया। इसके बाद में ये पार्ट 9 है। पार्ट 9 पंचायत से रिलेटेड है। 243 से 243O तक के सारे प्रोविजन, वही जो मैंने आपको पंच, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, ये सारा बताया, इसी के अकॉर्डिंग। तो एक बार मैं इनको ब्रीफ आपको कर देता हूं, एक बार इसको देख लीजिए। ये पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन। ऐसे ही ये पार्ट 9A में नगर पालिका से रिलेटेड प्रोविजन यहाँ पे किए हैं। 243P से ZG, और शहरी क्षेत्र में जैसे गांव में पंच, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख हैं, ऐसे शहरी क्षेत्र में वार्ड लेवल पे पार्षद, उसके बाद में नगर पालिका में उसका चेयरमैन, नगर परिषद में भी चेयरमैन, और नगर निगम में उसका जो मेयर कहलाता है। ये ऐसे ही पार्ट, ये इनकी एक कंपैरिजन टेबल तीनों की। पार्ट 9 पंचायत के बारे में, आर्टिकल 243 से 243O 73rd अमेंडमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 24 अप्रैल 1993, शेड्यूल 11 अनुसूची 11, ये 243 से 243O। इसके बाद में पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटी, आर्टिकल 243P से लेके ZG 74th अमेंडमेंट 1992 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 1993, शेड्यूल 12 अनुसूची 12, 243P से लेके ZG। और उसके बाद में पार्ट 9B 243ZH से ZT 97th अमेंडमेंट से 2011 में आया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह के केस से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। इसके इनके जैसे सिमिलर प्रोविजन ये इन में किए गए हैं 243ZH से ZT। तो ये हम इसकी एक कंपैरिजन टेबल भी देखेंगे। आपको इस टेबल में एक साथ में इनके कंपैरिजन को समझने में काफी हेल्पफुल होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट टेबल आपको शो की है, जो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। एक के साथ में दूसरा ऑटोमेटिक और दूसरे के साथ में तीसरा ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो रहा है, यानी पार्ट 9, पार्ट 9A और पार्ट 9B, तीनों के तीनों। अब हम एक एक करके पहले पंचायत वाले प्रोविजन देखेंगे, उसके बाद में आज की क्लास में हम पंचायत वाले प्रोविजन देखेंगे, कल की क्लास में हम म्यूनिसिपैलिटी वाले प्रोविजन देखेंगे, और समय रहा नेक्स्ट डिस्कशन में तो साथ के साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले प्रोविजन भी देख लेंगे। ये देखिए पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन 243 आर्टिकल 243 देखिए। इस आर्टिकल 243 में प्रोविजन किया गया है 243 अनुच्छेद में डेफिनेशन का,
और इसमें डेफिनेशन में दे दिया जिला यानी डिस्ट्रिक्ट यानी क्या, ग्राम सभा जो गांव के अंदर गांव की ग्राम सभा होती है उसके बारे में यहां पे बताया गया है। ऐसे ही तो ग्राम सभा किसको कहते हैं, ऐसे आपने कई सारे वीडियो देखे कि ग्राम सभा बहुत पावरफुल इकाई है। इसमें कोई चुने हुए व्यक्ति की इनकी आवश्यकता नहीं होती, गांव के सारे लोग बैठ करके और यूनानिमस कोई एक डिसीजन ले लेते हैं तो उसको पार्लियामेंट भी नहीं पलट सकती क्योंकि वो उस गांव का निर्णय है। ये ग्राम सभा डिफरेंट फ्रॉम, ये मान्यता प्राप्त पंचायत से ही है, पार्ट 9 से ही है, लेकिन ये कोई चुने हुए प्रतिनिधि या सरपंच या पंच इनको ना समझे, सारा गांव एक साथ बैठ करके इकट्ठा बैठ के कोई निर्णय लेता है तो वो ग्राम सभा के द्वारा लिया गया निर्णय है। उस निर्णय को ना तो किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है ना पार्लियामेंट के द्वारा बदला जा सकता है, क्योंकि गांव के हित में यूनानिमस निर्णय है। तो ये बहुत पावरफुल इकाई है। अभी इनके कई सारे वीडियो आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे। तो 243 में जो डेफिनेशन पोर्शन है, परिभाषाएं हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट जिला यानी जो हमारे देश भर में जितने जिले हैं, जैसे आपका जो जिला है, मेरा जो जिला है, जहां पे भी जो डिस्ट्रिक्ट है इसका मतलब जिला यानी उस डिस्ट्रिक्ट से है। जैसे यहाँ अभी हम जयपुर डिस्ट्रिक्ट से ये क्लास लाइव कर रहे हैं, मैं मूलतः सीकर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ तो वो जिला। ऐसे जो जिला इकाई है, राजस्थान में अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे उनके समय 50 तक जिले हो गए थे, अभी वापिस उनमें से कम किए गए हैं कुछ। तो ऐसे ग्राम सभा डिस्ट्रिक्ट के बाद में, तो ग्राम सभा मीन्स ए बॉडी कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल, जिनका नाम वोटर लिस्ट में हो, रिलेटिंग टू विलेज, उस गांव से जुड़े हुए हो, कंप्राइज विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट विलेज लेवल। ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है। इसका मतलब है गांव में गांव के लोग बैठ करके कोई गांव के हित में निर्णय लेते हैं तो वो ग्राम सभा के द्वारा लिया गया निर्णय कहलाएगा। उसमें दूसरे गांव वाले लोग नहीं, बाहर के लोग नहीं, उसी गांव के लोग। यहाँ कोई चुना हुआ प्रतिनिधि ऐसा भी नहीं लिखा कि ये कोई पंच होगा, वार्ड पंच होगा या सरपंच होगा या प्रधान या जिला प्रमुख, इनकी आवश्यकता नहीं, जिला प्रमुख वगैरह इनकी आवश्यकता नहीं। तो कौन, गांव के लोग जिनका नाम वोटर आईडी में है, वो बैठ करके कोई निर्णय गांव के हित में लेते हैं तो वो ग्राम सभा के द्वारा लिया गया निर्णय कहलाता है। इसके बाद में एक इंटरमीडिएट लेवल बताया गया। ये इंटरमीडिएट लेवल कौन सा, ये वाला है, सरपंच और जिला प्रमुख के बीच में जो प्रधान का जो पंचायत समिति वाला, इसको इंटरमीडिएट लेवल 243 में कहा गया है। इसके बाद में पंचायत यानी क्या है, जो इसके आर्टिकल 243B में गठन जिसका किया गया है, आगे आएगा। ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है कि पंचायत को डिफाइन कहाँ किया गया है, तो 243D में। और इसके बाद में इसका गठन कैसे होता है, तो 243B सेपरेट जो आर्टिकल 243B है ये वाला, इसमें होता है। इसमें अभी आगे आते हैं एक एक करके। और ग्राम सभा का भी 243A में दे रखा है। फिर पॉपुलेशन का दिया हुआ है, गांव की पंचायत एरिया पॉपुलेशन, फिर विलेज, गांव यानी क्या, यानी जिसको गांव, देखो हमारे देश में गांव से भी छोटी इकाई है जिसको हम राजस्थान में, राजस्थानी भाषा में इसको हम ढाणी कहते हैं। एक कोई व्यक्ति जाके खेत में बसा, फिर उसके बेटे पोते हुए, वो एक साथ बस गए, कई सारे घर हो गए, तो उनकी ढाणी, इनकी ढाणी यानी फला आदमी की ढाणी, इस नाम से जाना जाता है। तो ऐसा ढाणी से बड़ी इकाई फिर गांव है। इधर अपना ये बाड़मेर वाला, जैसलमेर वाला इलाका, स्पेशली बाड़मेर, यहाँ हर व्यक्ति अपना गांव छोड़ के खेत में जाके बसा हुआ है और हर खेत में ढाणी बनी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कोई सिंचाई की व्यवस्था है, कोई पानी है, कोई बिजली है। बहुत सी जगह तो अभी भी पानी, बिजली भी, बिजली यानी सूर्य का प्रकाश है और पानी यानी जो बरसात का पानी आता है ये है, फिर भी लोग हैं, खेतों में हैं, वो ढाणी। और फिर मिला के एक इकाई गांव ये बनता है। तो इसमें डिफाइन किया गया 243 में विलेज यानी क्या, तो विलेज यानी राज्यपाल के द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना के द्वारा ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी आता है। विलेज मीन्स ए विलेज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर बाय पब्लिक, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना, बाय गवर्नर बाय पब्लिक नोटिस टू बी
a village of the purpose of this part and includes a group of villages so specified। तो ये राज्यपाल जो पब्लिक नोटिफिकेशन या गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जिसको स्पेसिफाई करेंगे, ये गांव में, गांव का मतलब ये नहीं कि वो एक बस्ती है, मात्र बस्ती नहीं है। जैसे मान लीजिए ये गांव है, यहाँ पे खूब सारे परिवार रहते हैं, बस ये एक गांव, इतना सा गांव नहीं है। इस गांव के अलावा जो गांव का ये राजस्व इकाई जिसको हम रेवेन्यू एरियाज बोलते हैं, ये मिलाकर के पूरा गांव और गांव का क्षेत्र कहलाता है। ये ध्यान में रखने की बात है। तो उस गांव की सीमा में जो अपराध होंगे तो फिर वो गांव, वो रेवेन्यू विलेज जिस तहसील, जिस थाने के अंडर लगता है, फिर उसमें वो मामला जाएगा। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद में आता है 243A, ये वाला गांव के, ये 243 के बाद में 243A, इसमें बताया गया ग्राम सभा क्या है। तो ग्राम सभा का मैंने अभी आपको बताया, गांव के लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से गांव के हित में कोई निर्णय लिया जाता है, वो ग्राम सभा है। 243A में और आर्टिकल 43 के क्लोज B में ग्राम सभा के बारे में बताया गया। 243A आर्टिकल, ये सेपरेट आर्टिकल 243A, ग्राम सभा, ग्राम सभा में एक्सरसाइज सच पावर and perform such functions at the village level as the legislature of a state may by law provide। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य की विधान मंडल के द्वारा, विधि के द्वारा उपबंधित किए जाएं। तो ग्राम सभा ऐसे कोई निर्णय जो राज्य के विधान मंडल ने गांव की पंचायतों को जो कार्य करने के लिए दिए हैं पंचायती राज एक्ट के तहत, वो उनके बारे में निर्णय ग्राम सभा। गांव में कोई मेला भरता है, जैसे खाटू श्याम जी गांव है, सालासर बालाजी या बालाजी का स्थान है सालासर गांव है, इधर नागौर में चले जाएं तो खरनाल तेजाजी महाराज का, ये भी एक गांव है, इधर सांवलिया सेठ मंडफिया ग्राम है। ऐसे ही अपना रुणेचा, ये तो बड़ा कस्बा हो गया, झुंझाला ये नागौर में एक गांव है। ऐसे छोटे छोटे गांव जहां पे हमारे ददरेवा चूरू में गोगाजी महाराज का, कहीं गोगाजी महाराज का, कहीं तेजाजी महाराज का, कहीं हमारे गुर्जर समाज के जो लोक देवता हैं देवनारायण भगवान, उनका स्थान है भीलवाड़ा के पास में। तो ये जो गांव में, इन गांव की ग्राम सभा अगर ये तय कर ले कि हमारे खाटू श्याम जी में, हमारे सालासर बालाजी में, हमारे मंडफिया में आने वाले लोगों पे हम इतना टैक्स लगाएंगे, तो ग्राम सभा निर्णय ले सकती है, पंचायत भी ऐसा निर्णय ले सकती है। तो ग्राम सभा यानी जो नियम बनाने की शक्ति पंचायत को है, उनके बारे में ग्राम सभा भी निर्णय ले सकती है। ये कोई चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, ये गांव के सारे लोग बैठ के गांव के हित में कोई निर्णय ले लेते हैं, तो वो ग्राम सभा कहलाएगा। 243B पंचायतों का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, इसके क्लोज 1 और 2 है। इसमें है देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट पंचायत एट द विलेज इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। दिस पार्ट मीन्स पार्ट 9। प्रत्येक राज्य में ग्राम या राग्राम, जहां ये सरपंच वाली इकाई, और मध्यवर्ती ये पंचायत समिति जहां प्रधान है ये मध्यवर्ती, और जिला स्तर जहां ये जिला प्रमुख है, स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। अभी पूरे राजस्थान स्टेट में पंचायतों का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, पुनर्गठन किया गया है। कई गांव इधर से उधर जुड़ गए। हमारे शेखावाटी में भी कई लोगों पे आरोप लग रहे हैं कि ये फला बीजेपी के नेता ने बीजेपी की सत्ता थी इसलिए पंचायतें इधर उधर करा दी। कोई कहता है इस नेता ने मिलकर के हमारे गांव को इधर से उधर करवा दिया, हमारा हक इस पंचायत में बनता था। ऐसे खूब सारे वीडियो आपने भी आपके गांव के देखे होंगे, क्योंकि राजस्थान में भी पंचायती राज चुनाव होने उससे पहले पंचायतों का पुनर्गठन किया गया। हमारी पंचायत का भी पुनर्गठन हुआ है, आपकी का भी हुआ होगा। ऐसे देश भर में होता रहता है, जैसे विधानसभा और लोकसभा की सीटों का होता है, ऐसे ही पंचायतों का। आगे देखिए पंचायतों के गठन, इसका 243B का क्लोज 2, notwithstanding anything in clause 1, panchayat at intermediate level may not be constituted in a state having a population not exceeding 20 lakh।
किसी बात के होते हुए भी मध्यवर्ती स्तर यानी ये पंचायत समिति, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक यानी 20 लाख से कम है, वहां पे पंचायतों का गठन नहीं होगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पंचायतों का गठन कहां होगा और कहां नहीं होगा। जहां 20 लाख से ऊपर की आबादी है जिस राज्य की, उनमें होगा। 20 लाख से कम आबादी के छोटे राज्य हैं उनमें नहीं होगा, ये इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये पंचायतों के गठन इसकी बात करता है 243B। इसमें सामान्यतया 243, 243A, 243B से लेकर के O तक आर्टिकल की हेडिंग आपको ध्यान है और उसमें क्या दिया हुआ इतना सा ध्यान है तो एनफ है। इसलिए मैं चाहता हूं इसके सारे क्लॉज एक बार मोटा मोटी हम देख लेते हैं, उसके बाद में पार्ट 9A और पार्ट 9B इसी के कॉन्सिक्वेंसेस में सीधा डिस्कशन हो जाएगा। इसलिए अभी हमने आर्टिकल 243 डिस्कस किया है। आर्टिकल 243 डेफिनेशन परिभाषा का है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट या जिला, ग्राम सभा और इंटरमीडिएट लेवल मध्यवर्ती स्तर, पंचायत, पंचायत एरिया, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, विलेज यानी ग्राम, इनको परिभाषित किया गया है। 243 में 243A से G तक की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। फिर 243A जो सेपरेट आर्टिकल है, इसमें ग्राम सभा किसको कहते हैं इसको डिफाइन किया गया। यहाँ 243 के B में भी डिफाइन किया गया और यहाँ 243A सेपरेट आर्टिकल में भी ग्राम सभा किया, और 243B में पंचायतों का गठन कैसे किया जाता है इसके बारे में प्रोविजन किया गया। इसके बाद में 243C कंपोजिशन ऑफ पंचायत, पंचायतों की संरचना किस प्रकार होगी, ये C में। तो पंचायतों की संरचना में इसके साथ 243C के साथ आप आर्टिकल लिख लो, मैं ये एरो इधर कर देता हूं, इधर एक साथ बाकी और भी चीजें ना तो उसमें मिक्स ना हो इसलिए यहां से हटा रहा हूं। देखिए आप 243C के साथ में लिख लीजिए आर्टिकल 80 राज्यसभा का गठन। इधर देखो अंकित, ये लिखो, छोड़ो उनको, मोबाइल मत चलाओ, कुछ नहीं रखा उसमें, इसको समझो। देखिए इस 243C के साथ में आपको लिखना है आर्टिकल 80 राज्यसभा के गठन की बात करता है। ये 243C पंचायत के गठन की बात करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, फिर से सुन लो ध्यान से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 243C पंचायतों के गठन की बात करता है। वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 80 राज्यसभा के गठन की बात करता है। आर्टिकल 81 लोकसभा के गठन की बात करता है। आर्टिकल 170 विधानसभा के गठन की बात करता है और आर्टिकल 171 विधान परिषद के गठन की बात करता है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं भैया ये सारी चीजें, अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लो। मैं आपको पेयर इसलिए बना के दे रहा हूं, ये गेट 1 बाय 1 स्कीम है, इसको आप ध्यान में रखना। ये चीजें एक साथ आपको प्रिपेयर हो जाएंगी, हैं? बाय 1 गेट 4 फ्री स्कीम है, एक याद करो, 4 फ्री में याद हो रही हैं। इनके साथ में, सबके साथ में 243C के साथ में आर्टिकल 80, 81, 170, 171 लिख लो और इन आर्टिकल्स के साथ में भी ये लिख लो। ये 5 का पेयर बना लो, एक आपने तैयार कर लिया तो यहां पंचायत से पार्लियामेंट तक के सारे हाउसेज हमारे तैयार हो रहे हैं। हमारे गांव का पंचायत का गठन कैसे होगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। और एक साथ मैंने आपको कंपाइल करवा दिया कंपोजिशन ऑफ पंचायत। जैसे ये कंपोजिशन ऑफ पंचायत है यहां पर 243C में, ऐसे ही 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है, 170 में विधानसभा है और 171 में विधान परिषद के गठन की बात की गई है। तो इसको ध्यान में रखना है। ऐसी जो इजी ट्रिक जहां जहां आएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा, इससे आपको इस पार्ट को समझना इजी हो जाएगा। हर पार्ट में ही मैं आपको ऐसा ही इजी ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो 243C ये तो हमने इसका पेयर बनाया। अब पंचायतों के गठन की बात कौन करेगा, वही राज्य का विधानमंडल। यही चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। देखिएगा 243C हिंदी और इंग्लिश में, क्लोज 1 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट मींस पार्ट 9,
The legislature of state may by law make provision with respect to the composition of panchayats. इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना की बाबत उपबंध करता है। कौन करता है? राज्य का विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें एक प्रोविजो दिया हुआ है 243C क्लोज 1 में, प्रोवाइडेड दैट द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द टेरिटोरियल एरिया ऑफ पंचायत एट एनी लेवल and the number of seats in such panchayat to be filled by election shall so far as practicable be the same throughout the state. पंचायत किसी भी स्तर पे पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी पंचायत के निर्वाचन के द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के अनुपात में समस्त राज्य में यथासाध्य एक सी होंगी। यानी ऐसा नहीं है स्टेट में कोई पंचायत तो बहुत बड़ी बना देंगे, कोई पंचायत बहुत छोटी सी पॉपुलेशन की बना देंगे, ऐसे नहीं। सेम वही चीज लोकसभा और विधानसभा के लिए भी है कि जब इनका गठन किया जाएगा तो विधानसभा पूरे राज्य में एक जैसी होंगी, एक जैसी जनसंख्या की, लोकसभा भी पूरे देश भर में एक जैसे पॉपुलेशन की। यानी ऐसे नहीं कहीं की लोकसभा है जो 2 करोड़ की पॉपुलेशन है तो कहीं 20 लाख में ही बन रही है तो कहीं 2 लाख में बन रही है, ऐसे नहीं होगा, एक जैसा। ऐसे ही 243 के सी में का क्लोज 1 पंचायत के बारे में प्रोविजन करता है। क्लोज 2, ऑल सीट्स ऑफ पंचायत शैल बी फिल्ड बाय द पर्सन चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन पंचायत एरिया एंड फॉर दिस पर्पज each panchayat area shall be divided into territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it shall for as practicable be same throughout the panchayat area. आर्टिकल 243C का क्लोज 2 है किसी पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या के अनुपात में समस्त पंचायत क्षेत्र यथासाध्य एक हों। जितनी भी पंचायत उस राज्य भर में बनने वाली हैं उनका पॉपुलेशन एक जैसी हो। जैसे मान लो 20,000 के आसपास की बन रही है या 50,000 के आसपास की एक पंचायत बन रही है तो सारी पंचायतें लगभग उसी पॉपुलेशन एरिया के आसपास की बनेंगी। ऐसा नहीं कोई 50,000 की बन रही है, कोई 5 लाख की भी पंचायत बन रही है, ऐसा नहीं। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और डायरेक्ट इलेक्शन होगा किनका? यहाँ पंच का, सरपंच का और प्रधान का और जिला परिषद का। डायरेक्ट इलेक्शन में सिर्फ पंच और सरपंच का इलेक्शन डायरेक्ट है। प्रधान वाले इलेक्शन में इनके पंचायत समिति सदस्य चुने जाते हैं, वो उनमें से प्रधान का इलेक्शन होता है। जिला परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, वे जिला प्रमुख का चयन करते हैं, चुनाव करते हैं। तो ये डायरेक्ट वाली है पंच और सरपंच, और इधर डायरेक्ट वाली विधानसभा और लोकसभा, ये डायरेक्ट इलेक्शन की, ध्यान रहे। इसके बाद में इसका क्लोज 3 है कि द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द प्रेजेंटेशन, किसी राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा क्या कर सकता है। इसमें ए बी सी डी और फिर इसका फर्स्ट सेकंड दिया हुआ है, तो पहले इसका ए देखिएगा। ऑफ ए चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट विलेज लेवल, जिसको हम सरपंच कहते हैं, इन द पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल, जिसको हम प्रधान कहते हैं, पंचायत समिति स्तर पे, ये यहाँ बना रखा मैंने डायग्राम में। इन द केस ऑफ स्टेट नॉट हैविंग पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल, और जहां पे प्रधान वाला लेवल नहीं है, इन द पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो फिर वो जिला परिषद वाला। ऐसा इसमें प्रावधान किया गया कि ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में या राज्य की दशा में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों से नहीं, जिला स्तर पर पंचायतों से। कहने का मतलब है कैसे इलेक्शन होगा, तो ये मैंने आपको समझा दिया। पंच और सरपंच का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। प्रधान के लिए, जिसको यहाँ मध्यवर्ती स्तर लिखा हुआ है, ये इसके सदस्य चुने जाते हैं, पंचायत समिति सदस्य, वे फिर मिलकर के प्रधान का चुनाव करते हैं। और यहाँ पर जिला परिषद में भी जिला परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, ये मिलकर के और जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। जैसे विधायक यानी विधानसभा के लिए जो जाता है वो डायरेक्ट इलेक्शन से जाता है। सांसद जो लोकसभा के लिए जाता है वो डायरेक्ट इलेक्शन से जाता है।
विधान परिषद और राज्यसभा वाले ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से जाते हैं, तो मैंने एक साथ में आपको लिख करके बता दिया। इसके बाद में बी है ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल इन पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। वही मैंने इसको सरल भाषा में आपको समझा दिया, कौन सा डायरेक्ट चुना जाता है और कौन सा प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है, इनडायरेक्ट चुना जाता है। सी ऑफ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज विच comprise wholly or partly a panchayat area at a level other than a village level in such panchayat। लोकसभा के ऐसे सदस्यों और राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्यों का जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें ग्राम स्तर से भिन्न स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, ऐसी पंचायतों में, तो इसके बारे में प्रावधान किया गया है। कोई पंचायत का एरिया, अब ऑब्वियसली ये एरिया है गांव का, तो किसी विधानसभा के चुनाव में भी है, किसी लोकसभा वाले में भी है, ये इनकी बात करता है। ऐसा नहीं कि आधा गांव विधानसभा में इधर जा रहा है, आधा गांव दूसरी विधानसभा में जा रहा है, ऐसा सामान्यतः नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखना है। डी में है राज्यसभा के सदस्यों का और विधान परिषद के सदस्यों का जहां वे मध्यवर्ती स्तर पंचायत के भीतर, तो ये इसको इतना सा ध्यान रखने वाली बात है। ये इलेक्शन की इनकी बात करता है, तो ये मैंने आपको सरल बना करके इस 243C को यहां समझा दिया। उसके बाद में 243D ये रिजर्वेशन की बात करता है। ये पंचायत स्तर 243C मैंने आपको समझाया। इसके बाद में ये है 243 का D। 243D ये इलेक्शन की बात करता है। कैसे इलेक्शन? जो इलेक्शन में रिजर्वेशन है, पंचायतों में बड़ा सही रिजर्वेशन है, नगर पालिका में भी बहुत सही रिजर्वेशन है, लोकसभा में सही नहीं है, विधानसभा में भी सही नहीं है। सही दिया जाना चाहिए, देना पड़ेगा, टाइम लगेगा। पंचायतों में SC, ST, OBC, वुमेन, इनका रिजर्वेशन तो है ही है, आने वाले समय में EWS का भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा SC वुमेन, ST वुमेन, OBC वुमेन और ये जनरल वुमेन तो ये हो ही गया, इनका 50% रिजर्वेशन है, जबकि विधानसभा और लोकसभा में ओनली वन थर्ड रिजर्वेशन दिया गया। इसमें 1/3 लिखा हुआ है, लेकिन राजस्थान में 50% रिजर्वेशन सीटें दे रखी हैं वुमेन के लिए। ये हमें ध्यान, और हर साल ये रिजर्वेशन रोटेट होता है, रिजर्वेशन हर साल रोटेट होता है। जैसे आज जो सीट SC की आ गई, हो सकता है अगली बार SC वुमेन की आ जाए, या जनरल की आ जाए, या जनरल वुमेन की आ जाए, या OBC की आ जाए, या OBC वुमेन की, हर चुनाव में रोटेट होती है। ऐसे ही राज्य की विधानसभाओं, राज्यों की विधानसभाओं और देश की लोकसभा की सीटें भी ऐसे रोटेट होनी चाहिए, और रिजर्वेशन इस प्रकार होना चाहिए। 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं का अपमान है, 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं का अपमान है। कितना होना चाहिए? महिला समाज का 50% हिस्सा है, तो रिजर्वेशन भी 50% ही मिलना चाहिए। अब देखिए 243D मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, फिर भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आप देख लो, या 1/3 इसलिए लिखा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रहे। इस 1/3 के पीछे का रीजन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 1/3 लिखा हुआ, इसलिए मैंने यहाँ 1/3 लिख दिया। एग्जाम में भी पूछा जाए तो आपको 1/3 लिखना। एक्चुअली राजस्थान में 50% का रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया। आगे देखिए, इसमें 243D वही सेम रिजर्वेशन वाली बात है। प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। आरक्षित स्थानों का अनुपात उस पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। और ऐसे स्थान किसी पंचायत से भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के चक्रानुक्रम में आवंटित होंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया, हर चुनाव में ये रोटेट हो जाएगा, रिजर्वेशन रोटेट हो जाएगा। इसके बाद में आगे दिया हुआ है इसका क्लोज 2 में, इसमें कुल संख्या का कम से कम 1/3, देखो इसमें लिख दिया कम से कम, तो अधिकतम 1/2 तक हो सकता है, तो हमारे 1/2 यानी 50% रिजर्वेशन है अनुसूचित जातियों जनजातियों की स्त्रियों के लिए। अब इसमें अलग हो गया, SC ST यहां तक तो इसमें दे रखा, लेकिन आगे जो शेड्यूल और पंचायती राज का एक्ट है
उसमें एससी वुमेन, एसटी वुमेन, ओबीसी वुमेन और वुमेन आने वाले समय में ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस वुमेन, इनका भी रिजर्वेशन होना चाहिए। ये इन फ्यूचर हमें देखने को मिलेगा। तो ये इसमें रिजर्वेशन की बात की गई है। और चक्रानुक्रम यानी रोटेट होकर के रिजर्वेशन मिलता रहेगा। इसके बाद में 243 का ई, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। तो पंचायत की अवधि कितनी होगी, ड्यूरेशन कितना होगा। तो पंचायत का ड्यूरेशन जैसे लोकसभा का और विधानसभा का 5 साल का होता है, ऐसे पंचायतों का ड्यूरेशन भी 5 साल का होगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। पंचायतों की अवधि यानी प्रत्येक पंचायत अगर वो बीच में विघटित नहीं हो जाती तो 5 साल के लिए कार्य करेंगी, ये मैंने आपको बता दिया। और बीच में विघटित हो गई है तो मान लो किसी सरपंच की डेथ हो गई है या कोई और कारण हो गया, वो रिजाइन कर गया है, तो विद इन 6 मंथ इलेक्शन करा लेंगे। वही बात जो लोकसभा और विधानसभा पे लागू होती है, वो के वही प्रोविजन यहाँ पर भी लागू होते हैं। यह है 243 का ई, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। इसके बाद में है 243 का एफ। 243 एफ यानी यहां पे दिया हुआ है 243 एफ में प्रोविजन किया गया है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। अब सदस्यों को डिस्क्वालीफाई करना है पंचायत के, तो उसके पीछे क्या क्या आधार होने चाहिए। 243 एफ क्लोज 1 में है, ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ पंचायत ए, और इसका प्रोविजन और उसके बाद में बी दिया हुआ है ए, इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ for the time being in force for purpose of election to the legislature of the state concerned। यदि कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्धारित होगा, यदि क में दिया हुआ है या ए में, यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्धारित घोषित किया जाता है। यानी एज पर लॉ अगर उसको डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दिया गया है तो यहां पर उसको भी डिस्क्वालीफाई मानेंगे। कैसे एज पर लॉ, यहां रूल बना हुआ है पंचायत में कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, तो 2 से ज्यादा बच्चे हैं डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बीच में राजस्थान में एजुकेशन का भी बनाया था, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, बीए पास, ऐसा जिला प्रमुख से लेकर के प्रधान और सरपंच और पंच इस लेवल तक। तो ऐसा कोई नियम बनाया गया हो तो इसके अनुसार भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर इसमें प्रोविजो दे रखा है कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम की ना हो और 21 वर्ष की प्राप्त कर ली है, यानी 21 साल का होना चाहिए। ये ध्यान रहे, कम से कम 21 साल का होगा तो वो सरपंच के चुनाव में चुनाव लड़ सकता है। बाकी ये 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ऐसा इसमें प्रोविजन किया गया, यानी 21 साल एज। कोई व्यक्ति उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं हो, यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी 21 साल तक कम से कम मिनिमम एज क्राइटेरिया, इसका ये ध्यान रहे। इसके बाद में उसको डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो किसी भी तरीके से, तो ये उसका एक केस है जावेद वर्सेज हरियाणा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड है, जिसमें जावेद नाम के एक व्यक्ति के 2 से ज्यादा बच्चे हो गए। पंचायती राज एक्ट के अकॉर्डिंग वो चुनाव जीता हुआ सरपंच था, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। वो कोर्ट में गया, उसने कहा भाई हम मुसलमान हैं और हमारी तो पत्नियां 4 होती हैं, तो एक के 2 बच्चे होंगे तो 8 बच्चे तो हो ही सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा। जो इलेक्टेड पोस्ट हैं, इलेक्टेड पोस्ट पे 2 चाइल्ड नॉर्म्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा जावेद वर्सेज हरियाणा में कहा। इसको हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद में 243 जी, पावर, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व क्या है, ये उधर शेड्यूल 11 में भी दे रखा है, यहां आर्टिकल 243 जी में भी दे रखा है। तो कौन कौन से काम वो कर सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने विलेज का कर सकता है, सोशल जस्टिस के लिए काम कर सकता है, और शेड्यूल 11 में दे रखा है ये सारे काम वो करेगा। तो ये प्रोविजन 243 जी ए टू एफ हो गया। जी भी एक बार देख लो लगे हाथ, इनमें अब ज्यादा कोई बहुत बड़े ऐसा कुछ नहीं है जो प्रिपेयर ना हो सकता हो, तो इसलिए 243 जी और इससे आगे का
डिस्कशन अपन कल की यानी नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन होगा उसमें कर लेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताइए, और अभी तक हमने जो डिस्कशन किए हैं उसी प्रकार आगे भी आपको इस तरह के वीडियो हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा ऐसा कमेंट करके हमें बताइए। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। नमस्कार।